नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल जिसका नाम है केवल एग्जाम। इसमें हम जो है जीएस पॉइंटर का जो बायोलॉजी सेक्शन होता है उसको पढ़ रहे थे, जिसमें हम देख रहे थे आनुवांशिकी, इंजीनियरिंग तथा बायोटेक्नोलॉजी का। अगर आप ये पार्ट पहली बार देख रहे हैं तो इससे इससे जस्ट एक पहले पार्ट मैंने आनुवांशिकी इंजीनियरिंग पार्ट 1 के नाम से डाला हुआ, उसको भी देख लीजिएगा, क्योंकि यह पोर्शन जो होता है वो साइंस और टेक का पोर्शन है। और ज्यादातर जितने भी क्वेश्चन इसमें बन रहे हैं साइंस से संबंधित, आपका यूपी पीसीएस हो गया, यूपीएससी हो गया, यूपीआरओ हो गया, अब आप देख रहे हैं उनका नोटिफिकेशन, जैसे कि बिहार वालों को हो गया, ये सबका नोटिफिकेशन आ गया। और बिहार का नोटिफिकेशन जहाँ तक आने वाला है, आज या कल के बीच में आ जाएगा। तो उसमें जो बायोटेक्नोलॉजी होता है उससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा बन रहे हैं, क्योंकि ये करंट अफेयर के मुद्दे हो जाते हैं। करंट अफेयर के मुद्दे, जो मुद्दे शब्द मैंने क्यों यूज किया, तो कोई करंट अफेयर का एक तथ्य होगा, उससे संबंधित बैकग्राउंड की जितनी भी सूचना होगी वो हो जाते हैं मुद्दे। तो इस तरह के क्वेश्चन इसमें बहुत ज्यादा बन रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा। तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि यूपी पीसीएस और आरओ में यहाँ से क्वेश्चन आपके जरूर आएंगे। तो इसका एक पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया था, आज हम दूसरे पार्ट से कंप्लीट करने जा रहे हैं। ये देखिए इतना लंबा है, ये देख खुद ही आप देख रहे हैं, जीएस पॉइंटर में एक क्वेश्चन सिर्फ एक बार ही देता है, दोबारा रिपीट नहीं करता है। तब भी देखिए कितना लंबा पोर्शन हो जा रहा है ये, इसलिए हमने इसको दो पार्ट में कंप्लीट करने के लिए कहा था। तो आज हम इसका दूसरा पार्ट कंप्लीट करने जा रहे हैं, लेकिन थोड़ा पहले जूम कर ले ताकि स्क्रीन पे आपके सही से शो हो हर चीज क्वेश्चन। चलिए, जिसका मापन, एक पेन ले लूं, जिसका मापन आकलन करने के लिए उपग्रह चित्रों, सुदूर संवेदी आंकड़ों का इस्तेमाल किया जाता है, क्या होता है वो? किसी विशेष स्थान की वनस्पति के पर्णहरित का अंश, किसी विशेष स्थान के धान की खेती के ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन, किसी विशेष स्थान का भूपृष्ठ तापमापन। ये प्रश्न आपका जो आप देखेंगे 2022 के पीसेस में आ रखा था कि जो आपका जो उपग्रह होते हैं, यानी कि जो सैटेलाइट होते हैं, वो किस किस काम में आ सकते हैं। तो आप देखेंगे आजकल जो हमारी हर 2 साल में वनस्पतियों या तो जो भी हमारी इन्वायरमेंट से संबंधित जो भी रिपोर्ट आती है, किस स्थान पे कितने पेड़ हैं, कितने सघन पेड़ हैं, ये कैसे निकाला जाता है? ये जो हमारे सैटेलाइट्स हैं, उपग्रह हैं, उनके माध्यम से निकाला जाता है, पहला। दूसरा दिन, किसी विशेष स्थान पर जो धान की खेती से कितने ग्रीन हाउस गैस निकल रही है। आप जानते हैं धान की खेती से आपका मीथेन जैसी गैस निकलती है। तो अगर हम ये देख लेते हैं कि हम पूरे देश में और कोई विशेष स्थान पे ये देख लेते हैं कि यहाँ धान की खेती इतने एकड़ में हो रही है, फिर हम कैलकुलेशन कर लेते हैं कि इतने एकड़ में हमारी इतनी ग्रीन हाउस गैस निकल रही है। अब अगर आप जमीन पे खड़े करेंगे तो यह मुश्किल है, यह असंभव काम है एक प्रकार से, लेकिन आप सैटेलाइट से करेंगे तो बहुत ही अच्छे और सटीक डाटा आपको मिल सकते हैं। तो ये भी ऑप्शन सही है। और यह किसी विशेष स्थान का भूतापन, जो भूपृष्ठ का तापमान है, आजकल आप रिपोर्ट देख रहे होंगे, जो ग्लोबल रिपोर्ट्स आती है उसमें देखा जाता है ना कि आज से 10 साल पहले इस विशेष स्थान का तापमान इतना था, वर्तमान में इतना है। कैसे पता चलता है? ये ऐसे पता है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, क्यों पिघल, उनका तापमान, उस स्थान पर तापमान बढ़ गया है। तो ये कैसे पता चलता है? ये सब पता चलता है, आप देखेंगे उपग्रह से पता चलता है। तो जो हमारे उपग्रह होते हैं, जो हमारे सैटेलाइट होते हैं, वो किस लिए महत्वपूर्ण होते हैं? वो तीनों ही ऑप्शन यहाँ पास दिए गए हैं। अब है साधारणता ओरोबैरिक खरपतवार पाया जाता है तंबाकू की खेती में, किसमें? तंबाकू की खेती में पाया जाता है। अब वीस्ट, मैक्रोनी वीस्ट, गोल्डन राइस तथा ट्रिटी केन में से परजीनी पादप है कौन है? वह गोल्डन राइस है। गोल्डन राइस जैव प्रौद्योगिकी एक ऐसी उपलब्धि है जो उपभोक्ताओं के लिए भी उतनी ही लाभदायक है जितनी कि किसानों के लिए। इस चावल का पीलापन बीटा कैरोटीन की अधिक मात्रा को प्रदर्शित करता है, जो यौगिक शरीर में विटामिन ए से परिवर्तित होते हैं। तो देखेंगे दोनों ही सही है और दोनों ही एक दूसरे की सही व्याख्या भी कर। गोल्डन राइस से क्या होता है ना, आप जानते हैं उसमें विटामिन ए अच्छी खासी मात्रा में पाया जाता है। तो उससे होता ये है कि हमें जो एनीमिया जैसे रोग हो रहे हैं, आंखों के रोग, उनसे मुक्ति मिलती है। इसलिए सरकार ने भी मुहिम भी, एक पायलट प्रोजेक्ट भी स्टार्ट किया है गोल्डन राइस से संबंधित, जिसमें ये कहा जा रहा है कि अगर हम इसका सेवन करेंगे
तो हमारे शरीर में जो पोषक तत्व की कमी है वो पूर्ण हो सकती है। इसलिए सरकार पहले इसको पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर पेश करेगी, उसके बाद इस पे और ज्यादा काम करेगी। अगर ये प्रयोग सफल होता है तब इसमें और अच्छे तरीके से कार्य होगा। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। सुनहरा यानी गोल्डन चावल है एक ट्रांसजेनिक चावल की किस्म जिसमें कैरोटीन के लिए जीन उपलब्ध है। कैरोटीन के लिए जीन उपलब्ध है। अब है विश्व के लगभग 250 लाख बच्चों को प्रभावित करने वाली विटामिन ए हीनता से लड़ने की क्षमता वाले गोल्डन राइस की प्रमुख उपयोगिता उनके दाने में जिनकी प्रचुरता के कारण होती है वह है बीटा कैरोटीन। देखिए क्वेश्चन ऊपर हम लोग ने पढ़ा था कि इससे क्या होगा, कुपोषण कमी जो होती है उससे हमें निजात मिल जाएगा। सुनहरा धान में प्रचुरता होती है, विटामिन ए की प्रचुरता होती है। परजीनी फसल स्वर्ण चावल जिसकी वांछनीय लक्षण के लिए तैयार की गई है वह है विटामिन ए है। गाजर डोफोडिल चुकंदर तथा पपीते में से सुनहरे चावल में बीटा कैरोटीन जीन आते हैं, डोलोफीड में आते हैं। अब है महाधान्य सुपर राइस विकसित हुआ है, जीएस खुश ने किया है। मानव में संतान के लिंग निर्धारण में स्त्रियों की भूमिका होती है, जो कि आप देखेंगे गलत है। ये क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, ये 2023 पीसीएस में आया है। तो जो 2024 का आरओ अभी पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चन आया था, या मैं ध्यान नहीं कर पा रहा हूँ कि यूपीएससी में भी इस साल प्रश्न आ चुका है। हाँ, शायद यूपीएससी में भी इस साल प्रश्न ये रिपीट हुआ है, क्योंकि यूपीएससी में इस बार जो प्रश्न आए थे काफी ज्यादा रिपीटेड प्रश्न आए थे। लोग समझ नहीं पाए थे क्या होगा इसका आंसर, इतना आसान पेपर कैसे हो सकता है। लेकिन कहते हैं ना, सी सैट आसान देख के भी पेपर आसान था, लेकिन अब जो लोग सी सैट से हमेशा पीछे आते रहे तो कैसे हो पाएगा उनके साथ। चलिए, ये जो क्वेश्चन है, ये जो कथन है, ये गलत है। जो लिंग के निर्धारण में महिलाओं की भूमिका नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि महिलाओं के पास जो क्रोमोसोम होते हैं वो XX ही होते हैं, XY नहीं होते हैं। वहीं पुरुषों के पास जो लिंग गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोसोम, वो XY होते हैं। तो पुरुष ही निर्धारित करता है कि जो भी संतान उत्पन्न होगी उसमें X गुणसूत्र जाएगा कि Y गुणसूत्र जाएगा। अगर X गुणसूत्र जाता है तो वो स्त्री बच्चे पैदा होगी। हाँ, वहीं अगर Y गुणसूत्र जाएगा तो लड़का पैदा होगा। ये इसका निर्धारण पुरुष के जीन से होता है, ना कि स्त्री के जीन से। अब कारण देख लेते हैं। स्त्रियों में 2 गुणसूत्र होते हैं, स्त्रियों में 2 X गुणसूत्र होते हैं, जो कि बात सही है, दोनों ही XX होते हैं। वहीं पुरुषों में XY होते हैं। पुरुष जीन संगठन होता है XY का होता है। मानव में जिन क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होता है वह होता है पुरुष का Y गुणसूत्र और स्त्री की X गुणसूत्र से होता है। एमनियोसेंटेसिस एक तरीका है जो बताता है भ्रूण के लिंगों का जो आप लोग देखते हैं ना, जो इस परीक्षण को कराना एक कानूनी अपराध भी है, भी ध्यान रखिएगा। इसे एमनियोसेंटेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एमनियोसेंटेसिस कहते हैं। अब है वैज्ञानिक डीएनए अणुओं को, चाहे वो अणुओं के किसी भी स्रोत से हो, इच्छानुसार अलग अलग काट और एक साथ जोड़ सकते हैं। कारण क्या है? डीएनए के टुकड़ों को रेस्टिरेक्शन एंड्रोन्यूक्लियस तथा डीएनए लाइगोस का उपयोग करते हैं, जोड़ तोड़ कर सकते हैं। दोनों ही सही है, सही इसके। और डीएनए को काटने के लिए कैस्पर 9 तकनीक भी यूज होती है, इसे कैची भी कहा जाता है। वो भी आपका देखेंगे। देखिए आ ही गया नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है
अब मैं बता दूं ये क्वेश्चन आपका 2019 में भी यूपीएससी में आया है, 2020 में भी आया है। लगातार 2 साल एक ही क्वेश्चन रिपीट कर दिया और लोगों के बहुत क्वेश्चन गलत हुए थे। कैस्पर 9 तकनीक एकदम नई नहीं थी उस वक्त, तो अभी भी देखा जाए तो स्टेट परीक्षाओं के लिए क्वेश्चन नया है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। प्राय समाचार में आने वाले कैस9 प्रोटीन है क्या है? ये लक्षित साधित जीन संपादन यानी कि टारगेटेड जीन एडिटिंग में प्रयोग आणविक कैची है, यानी कि इसी एक प्रकार का प्रोटीन है। उससे होगा क्या, जैसे हमें कोई एक निर्धारित, यानी लिखा ना लक्ष्य साधित, मतलब निर्धारित तरीके से सिर्फ इसी जीन्स को काटना है, तो वहां ये प्रयोग होता है। मान लीजिए अब कोई दंपत्ति उसे चाहिए कि उसको सिर्फ और सिर्फ उसको लड़की बच्चा चाहिए होगा, तो क्या करेगा, तो जब उसके क्रोमोसोम से क्या करेगा, कैस्पर 9 तकनीक के माध्यम से जो पुरुष के क्रोमोसोम होंगे उसमें से जो वाई वाला क्रोमोसोम होगा उसको काट देगा, प्रोटीन के माध्यम से कट जाएगा, और यानी कैस्पर 9 तकनीक के कारण कट जाएगा, और उसमें सिर्फ उस व्यक्ति से सिर्फ एक्स गुणसूत्र ही उठा के जो है मातक गर्भाशय में कर दिया जाएगा। सॉरी, इसे ही कहते हैं टारगेटेड जीन एडिटिंग कहा जाता है कैस्पर 9। जैव सूचना विज्ञान यानी बायो इंफॉर्मेटिक्स की घटनाएं गतिविधियों के संदर्भ में समाचार में कभी कभी दिखने वाला पद यानी ट्रांसक्रिप्टोम्स निर्धारित करता है किसी जीन्स द्वारा अभियुक्त एमआरएनए अणुओं के गुण और श्रृंखला को। आरएनए अंतरक्षेप आरएनए इंटरफेसेस प्रौद्योगिकी ने पिछले कुछ वर्षों में लोकप्रियता हासिल की है, क्योंकि यह जीन अनभिज्ञ व्यक्तिकरण यानी जीन साइलेंसिंग रोगोपचार के विकास में प्रयुक्त होता है। इसे कैंसर की चिकित्सा में रोगोपचार विकसित करने हेतु प्रयोग किया जाता है। इसे ऐसे फसल पादपों को उगाने के लिए उपयुक्त किया जा सकता है जो विषाणु रोगजन के लिए प्रतिरोधी हो। मानव प्रजनन तकनीक में अभिनव प्रगति के संदर्भ में प्राक केंद्रित स्थानांतरण का प्रयोग होता है। संतान के सूत्रीकरण संबंधित रोग के विरोध हेतु अनुवांशिकी रोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंडों के आत्रजन यानी इन विट्रो निषेचन से या तो पहले या बाद में सूत्रकणी प्रतिस्थापन यानी माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट चिकित्सा द्वारा सूत्रकर्णी रोग यानी माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज की माता पिता में संतान में जाने के से रोका जा सकता है। किसी संतान में सूत्रकणिकी रोग अनुवांशिकी रूप से पूर्णतः प्राप्त माता से जाता है, ना कि पिता से। देखेंगे सिर्फ पहला वाला ऑप्शन सही है, ये गलत है। दिया गया है कि रुधिर कोशिकाएं, अस्थि कोशिकाएं, बाल रज्जु और लार यानी स्लाइवा अपराध की जांच में डीएनए परीक्षण हेतु जो नमूने लिए जाते हैं वह सभी हैं तीनों से। देखिए रुधिर कणिकाओं से पता चल जाएगा, उसमें एंटीजन एंटीबॉडी से पता चल जाएगा कि इस कौन सा व्यक्ति था, उसमें डीएनए पता चल जाएगा, पूरा आ जाएगा। कोशिका अस्थि कोशिकाओं से भी डीएनए पूरा पता चल जाएगा, बाल रज्जु से भी पूरा डीएनए पता चल जाएगा, और लार स्लाइवा से तो आप जानते ही पता चल जाता है। अब है जीन अणु यानी डीएनए की संरचना को सबसे पहले रेखांकित किया था डॉक्टर जेम्स वाटसन और डॉक्टर फ्रांसिस क्रिप्स ने किया। अब है डीएनए के द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार प्रस्तावित किया था वाटसन तथा क्रिप्स ने किया था। डीएनए के द्विहेलिक्स प्रारूप, डीएनए देखते ना आप, ऐसे होता है, ऐसे, सॉरी मेरा चित्रीकरण सही नहीं है, इस तरह का होता है। तो इस प्रारूप को पहली बार किसने बताया था? वाटसन और क्रिप्स ने बताया था। अब मैं थोड़ा इसको रफ कर दूं क्योंकि अच्छा नहीं लगता।
तो याद रखिएगा वॉटसन एवं क्रिप्स ने बताया था। डीएनए को अंतः डीएनए को अंतः पात्र में बनाया है किसने? आर्थर कोनबर्ग ने बनाया है। नोबल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक जेम्स डी वाटसन को जिस कार्य क्षेत्र में उनके कार्य हेतु जाना जाता है वह है अनुवांशिकी है। इसलिए जाना जाता है, अनुवांशिकी के लिए जाना जाता है। बायोचिप में होता है आरएनए और डीएनए तथा प्रोटीन होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। बायोचिप में जीनको प्रौद्योगिकी है, क्या है? अनुवांशिकी रोगों की पूर्ण सूचना प्राप्त करने की तकनीक है। जैव प्रौद्योगिकी की श्रेणी में आता है क्या? औद्योगिक प्रक्रमों में जीवधारियों तथा उनसे प्राप्त पादपों का उपयोग में। जैव आवर्धन से तात्पर्य है क्या है? उत्तरोत्तर पोषक स्तर के जीवों में पीड़कनाशी की मात्रा को बढ़ाना। जीन विश्लेषण, जीन प्रतिचित्रण, जीन संबंधन एवं प्रोटीन संश्लेषण में जीन अभियांत्रिकी में नवीनतम तकनीक विकसित की गई थी। जीन प्रतिचित्रण की गई थी। सही कथन है कि जैव परत यानी कि बायोफिल्म मानव ऊतकों के भीतर चिकित्सीय अंतर रूपों पर बन सकती है। जैव परत खाद्य पदार्थ और खाद्य प्रसंस्करण सतहों पर बन सकती है। जैव परत प्रतिजैविक प्रतिरोध दर्ज करती है। वह स्थिति जिसमें जैव शल्य प्रौद्योगिकी यानी बायोरॉक टेक्नोलॉजी की बात होती है वह क्या है? आप देखेंगे वह क्षतिग्रस्त प्रवाल भित्ति कोरल रिफ्लेक्स की बहाली है। सूखा सहन करने के लिए उन्हें सक्षम बनाना, उत्पाद में पोषकीय मान बढ़ाना, अंतरिक्ष यानों और अंतरिक्ष स्टेशनों में उन्हें उगने और प्रकाश संश्लेषण करने के लिए सक्षम बनाना, उनकी सेल्फ लाइन बढ़ाना। तो आप देखेंगे पीड़कों को प्रतिरोध के अतिरिक्त उपरोक्त में से वे संभावनाएं जिनके लिए आनुवंशिकी रूप से रूपांतरित पादपों का निर्माण किया गया है वह देखेंगे पहला, दूसरा और चौथा सही है। इसमें जीवाणु भोजी के संदर्भ में सही कथन है। क्या सही कथन है? कि जीवाणु भोजी विषाणु होते हैं जो जीवाणुओं को संक्रमित करते हैं। जीवाणु भोजी आनुवंशिकी अभियांत्रिकी में प्रयोग होते हैं। यदि मानव वृद्धि हार्मोन्स जीन्स का प्रयोग करके ऐसे चूहा पैदा किए जाए जो चूहे के सामान्य आकार के 8 गुना बड़ा हो तो इस तकनीक को कहते हैं आनुवंशिकी इंजीनियरिंग। जो मैं आपको पहले बताया था, उसमें वृद्धि हार्मोन्स डाल देंगे या हो सकता है उनके कुतरने की क्षमता जो जिस जीन्स में तो उसको कट कर देंगे, तो एक प्रकार से वो एक चूहा जो रहेगा वो नुकसानदेह कम हो जाएगा, हाँ, लेकिन वो बढ़ जाएगा जिससे उसे प्लेग फैलाने की उसके ऊपर जिम्मेदारी आ जाएगी। मानव जनसंख्या में जो अतिशय वृद्धि हो रही है उसको रोकने की जिम्मेदारी उसके ऊपर आ जाएगी। तो कहीं ना कहीं अगर विज्ञान एक वरदान है तो अभिशाप भी है। यही शब्द आप देखेंगे कि निबंध में लिखने को आपको आ चुका है यूपीएससी में। तो थोड़ा हमें एक बैलेंस विचारधारा से चलना होता है, ना कि अनबैलेंस रूप में। कथन है कि बलात्कार एवं हमले की मामले में अपराधियों के पैतृकर्ता एवं पहचान स्थापित करने में डीएनए फिंगरप्रिंट एक शक्तिशाली उपकरण बन गया है। डीएनए विश्लेषण के लिए बाल, लार एवं शुष्क वीर जैसे लेस संक्षिप्त पर्याप्त है। तो ये दोनों सही है और ये दोनों सही कारण भी है। शिशुओं का तत्व स्थापित करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है, डीएनए फिंगरप्रिंट्स किया जा सकता है। डीएनए फिंगरप्रिंट पर आधारित है। डीएनए बहुरूपता है, पैतृकर्ता सिद्ध करने के लिए सहायक है। डीएनए
उंगली छाप यानी कि डीएनए आप देखेंगे फिंगरप्रिंट। मानव की पहचान को सुनिश्चित करने के लिए जैव प्रौद्योगिकी आधारित जिस अत्याधुनिक तकनीक को काम में लाया जाता है वह है डीएनए फिंगरप्रिंट्स है। डीएनए फिंगरप्रिंट्स के उपयोग द्वारा इंग्लैंड में पहला अपराध हाल में किया गया था 1983 में। डीएनए फिंगरप्रिंट्स का उपयोग होता है न्यायालय छानबीन में, सहायक वैज्ञानिक परीक्षणों में, पैतृक विवाद में तथा संकटपन्न प्राणियों की रक्षा में। अब है डीएनए फिंगरप्रिंट पितृत्व स्थापन तथा बलात्कार वादों में अपराधियों की पहचान हेतु एक महत्वपूर्ण परीक्षण बन गया है। डीएनए परीक्षण हेतु बाल, सूखे रक्त व वीर्य के सूक्ष्म नमूने पर्याप्त हैं। कथन ए तथा कथन आर दोनों सही एक दूसरे की सही स्पष्टीकरण करता है। अब परिपाटिका क्रमविच्छिन्नी, दृष्टिपटल क्रमविच्छिन्नी, वाक्य अभियान। किसी व्यक्ति के जीवमिति पहचान हेतु अंगुली छाप क्रम विच्छेदन के अलावा उपयुक्त में से कौन से प्रयोग में लाए जा सकते हैं? तो अब 1, 2, 3 सही है। उंगलियों के निशान में बहुरंगी सतह पर उभरने में हेतु उपयुक्त होता है वो आप देखेंगे फ्लोरोसेंट पाउडर होता है। जैव न्यूनीकरण प्लास्टिक, खाने योग्य टीके, क्लोनीकृत जंतुओं और ट्रांसजेनिक फसलों के उत्पादन में ट्रांसजेनिक द्वारा नहीं पाया जाता है, क्लोनीकृत जंतुओं का उत्पादन नहीं पाया जाता है। सजीव जीवों में एक नई जाति की उत्पत्ति के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्या है आप देखेंगे उत्परिवर्तन महत्वपूर्ण है। अब है जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन कहलाता है, क्या कहलाता है उत्परिवर्तन कहलाता है। जब एक जीन 2 या 2 से अधिक भिन्न भिन्न लक्षणों को एक साथ नियंत्रित करता है तथा तथ्य कहलाता है क्या बहुप्रभाविता कहलाता है। जीन चिकित्सा में एक त्रुटिपूर्ण जीन के कार्य को ठीक करने हेतु कोई दूसरे सही जीन को प्रविष्ट किया जाता है। त्रुटिपूर्ण जीन की सहायता उस त्रुटिपूर्ण जीन को हटाना या कार्य करने को रोका जाता है। पूरे त्रुटिपूर्ण जीन को सही जीन में बदला जाता है। तो आप देखेंगे बात सही है। अब जो हमारा नया चैप्टर आ रहा है वो मिसलेनियस आ रहा है। मिसलेनियस को हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। चलिए वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।